हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जेई 2025 को कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में मैं आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले कि मैं बहुत डिले के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे काफ़ी सारे कमिटमेंट्स थे और मैं ट्रिप पे भी गया था, उसकी वजह से मैं इतने वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। बट जब ऐसा टाइम आए जब मैं अपने वीडियोज़ ना डाल पाऊँ, तब मैं सारी कम्युनिकेशन में कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू करूँगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं वीडियो के थ्रू जनरली बताने वाला होता हूँ वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में उस टाइम पे डाल दूंगा। तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर रेगुलरली फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जेई मेंस आजकल ईजी होती जा रही है। इनफैक्ट जेई मेंस 2024 के जनवरी एटम में एक दो शिफ्ट में 220 मार्क्स लाने पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रही थी, जो 16,000 रैंक होता है। और अप्रैल के का मोस्ट ऑफ द सारी शिफ्ट में 190 प्लस मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रही है। अब मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनके जेई मेंस में भी 30-40 हज़ार के अराउंड रैंक आता है और जेई एडवांस में भी 25-30 हज़ार का अराउंड रैंक आता है। तो ना उनको एनआईटी मिलने वाली है जेई मेंस के रैंक पे और ना उनको आईआईटी मिलेगी जेई एडवांस के रैंक पे। तो इससे अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि आपके जेई मेंस के मॉक टेस्ट में आपके 160-170 से कम मार्क्स आ रहे हैं जेई मेंस लेवल के, और अभी तो जो मॉक टेस्ट होगी वो फुल सिलेबस भी नहीं होती होगी। जब फुल सिलेबस होगी तो और भी मार्क्स कम होंगे क्योंकि आपके और वीक चैप्टर्स जुड़ेंगे उसमें। तो अगर आपकी अभी ऐसी सिचुएशन है कि 160-170 से कम मार्क्स आ रहे हैं पार्ट सिलेबस टेस्ट में जेई मेंस लेवल की, तो आपको पहले फोकस में जेई मेंस को भी रखना चाहिए। जेई एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जेई मेंस तो ठीक है, वो होगा ना हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेन तो अपना जेई एडवांस टारगेट है। क्योंकि यार अगर आपका जेई मेंस खराब होगा और बाद में आपके जेई एडवांस में भी कुछ अच्छा रैंक नहीं आया तो आपको ना एनआईटी मिलेगी ना आईआईटी मिलेगी। जैसा मैं बोल रहा हूँ 30-40 हज़ार रैंक जेई मेंस में भी ठीक है, उसमें भी आपको कई अच्छी लोकल प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकती है। बट अगर आपको एनआईटी आईआईटी का ड्रीम है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा बिग ब्रदर में ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपके 160-170 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जेई मेंस को भी फोकस में लेना चाहिए। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और एक चीज़ कि अगर आपको जेई मेंस के स्पेशल वीडियो चाहिए जिसमें मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दूंगा कि कौन सा मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि जेई मेंस 2025 वीडियो चाहिए। अब मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट्स जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट है क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी काफ़ी सारे बैकलॉग्स हो गए। तो अगर आप उनमें से ही एक हो जिनके अभी तक बहुत सारे बैकलॉग्स है, 11th में भी काफ़ी सारे चैप्टर वीक है या फिर भूल गए या फिर नहीं आते अच्छे से या फिर वेस्ट हो गया, और 12th में भी अभी तक के कुछ चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं किए, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप आगे के जो चैप्टर्स अब चलने वाले हैं कोचिंग में और जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, उनको आप इस तरीके से एंड टू एंड करने की कोशिश करें कि वो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स होगी जो पुराने चैप्टर्स की, तो मैं ये फोकस करूँगा कि आप सबसे पहले वही चैप्टर्स को कवर करें जिनके प्री रिक्विजिट्स है आगे के चैप्टर्स में। जैसे अब ऑर्गेनिक चल रहा होगा तो उसमें जीओसी और आइसोमरिज्म काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपको अच्छी होल्ड है वो दोनों चैप्टर्स पे तो आप ऑर्गेनिक को अच्छे से करने में इतनी आपको स्ट्रगल नहीं होगी। तो अगर आपका जीओसी आइसोमरिज्म वीक है तो मैं ये बोलूँगा कि अब उसको अच्छे से कर ले और बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म को भी कर ले, और फिर आप ऑर्गेनिक में बैक ऑन ट्रैक आ जाए अच्छे से। और वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें कोई बेसिक दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट हो रहा तो उस कंसेप्ट को फटाफट से सीख के आप वो चैप्टर में साथ में आ जाइए, और अभी तक के जो बचे हुए चैप्टर्स है उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिलेबस स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब ये इंश्योर करना है कि आप नवंबर फर्स्ट वीक तक आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर तीनों का हो जाता है तब तो वेल एंड गुड है, बट आप 2 सब्जेक्ट का तो कर लो, उतना तो आपको एंश्योरिटी रखनी है। मेरा पर्सनली भी केमिस्ट्री में दिसंबर एंड तक चला था, बट मैथ्स एंड फिजिक्स अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपको अक्टूबर एंड या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाता है तो आपको बैकलॉग कवर करने में काफ़ी टाइम मिलेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। अगर आप इस पॉइंट के आगे बिना प्लानिंग के चल रहे हो तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर रहे हो एंड आप काफ़ी सारे अपने परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको सबसे पहले दिसंबर एंड तक का एक एंड गोल बना लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई चैप्टर को मास्टर करने में एंड टू एंड अभी आपका वीक है, उसको एंड टू एंड खुद से मास्टर करने में आपको 15 घंटे लगते हो बाई चांस। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको आप सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 15 घंटे लग रहे हो तो आपको कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आपको 15 घंटे आप उस चैप्टर को दे रहे हो मास्टर करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप उस चैप्टर को सिर्फ 10 घंटे दे रहे हो। तो आपको एक दिसंबर का एंड गोल बनाना है जो प्रैक्टिकल होना चाहिए और थोड़ा बहुत एम्बिशियस हो तो चलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए।
हाँ, फिर डे बाई डे आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। जैसे कि अब पहले आपको 15 घंटे लगते थे, अब वो 12 घंटे में कन्वर्ट हो गया है या फिर 10 घंटे में कन्वर्ट हो गया है। तो फिर उसके हिसाब से आप एंड गोल को ज़रूर इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको प्रैक्टिकल रखना है, तभी आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। चौथी चीज़ ये है कि आपको एक सेट ऑफ रिसोर्सेज जो आपका जिसमें से आप प्रैक्टिस करते हो उसको आपको फाइनाइट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स लेके सब सॉल्व करने बैठ जाना है, तो उससे आप कोई भी बुक को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे और मे बी आप सारे बुक्स के इजी क्वेश्चंस करके ही रख दोगे, तो आप टफ क्वेश्चंस को एक्सपोज नहीं कर पाओगे अपने आप से। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है जो स्टैंडर्ड सेट है कि आप मॉड्यूल और कोचिंग मटेरियल्स जो आपको देते हैं उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। बाई चांस आपकी कोचिंग मटेरियल आपको लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं है, अब इतना अच्छे लेवल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आपको बस एक रियलिटी चेक करनी चाहिए। आपको जेईई एडवांस के क्या उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो जेईई एडवांस से भी टफर साइड या फिर उसके लेवल की है एटलीस्ट, और या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा टफ है। एंड साथ ही साथ क्या उसमें ईजी एक्सरसाइजेज है जो बेसिक से क्वेश्चन को ले जाती है, जेईई मेंस के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन। अगर ये सारी चीज़ें हो तो आपकी मॉड्यूल रेलेवेंट है और उसमें एटलीस्ट 150 to 200 क्वेश्चंस होने चाहिए, सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप मॉड्यूल, कोचिंग मटेरियल्स और कोई एक आधी बुक को फॉलो कर लेते हो अच्छे से, तो आपका जो सेट ऑफ रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है। और बुक्स के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें उसमें से आप कोई भी एक बुक सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से। पांचवी चीज़ ये है कि जनरली कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से कवर नहीं करते, उसको वीक छोड़ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको आपको अच्छे से कवर करने चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बोलने के दो कारण है। सबसे पहला कि वो इतना मास्टर करने में इतने एफर्ट्स नहीं जाते, उसमें बेसिक कभी कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ चीज़ें याद भी करने की होती है और थोड़ी सी मतलब काफ़ी सारी प्रैक्टिस होती है, बट उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, तो प्रैक्टिस करने में रिलेटिवली कम टाइम जाता है कंपेरिजन टू मैथ्स या फिर फिजिक्स। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके कोई चैप्टर ले लो। और दूसरी चीज़ कि पेपर में वो काइंड ऑफ फ्री के नंबर हो सकता है अगर आपको वो कंसेप्ट पता हो, वो रिएक्शन आपने पढ़ी हो, अच्छे से मास्टर किए हो तो। और कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में मिला देते हैं, जिसमें रिएक्शन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की होती है, बाद में कैलकुलेशन और फिजिकल की करनी होती है। तो अगर आपको रिएक्शन ढंग से पता नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, फिजिकल का होगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं, इसको तो अच्छे से ही कंप्लीट करना है, टॉप टू बॉटम मास्टर करना है इसको, सारे चैप्टर्स को जितने हद तक हो सके उतना। और अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिटेल में एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं उसको एनालिसिस दूंगा और इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, हर एक चैप्टर वाइज डिटेल एनालिसिस दूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का वीडियो चाहिए। छठा है कि पेपर एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन में, आपको सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस को हम डिटेल में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने पेपर एनालिसिस के बारे में प्रिलिमिनरी नॉलेज दे रखा है मेरे एक 6 थिंग्स वाले वीडियो में। फिर भी आज मैं आपको डिटेल में पेपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे पेपर को एक्चुअल में एनालाइज करना चाहिए। तो चलो देखते हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये मेरा वन ऑफ द पेपर्स है जो मैंने जेईई एडवांस के टाइम दिया था, तो मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं पेपर एनालिसिस में कैसे करता था इसमें। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको अपना रफ वर्क ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा सॉल्यूशन लिखना है, आप जो भी स्टेप्स कर रहे हो उसको आपको बस थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो उससे आपके दो बेनिफिट हो गए, आपके सिली मिस्टेक्स के चांस कम हो गए और दूसरा कि आप पेपर एनालिसिस में आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ये सही हो गलत हो कुछ भी, आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है। सही क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि गलती से सॉल्व हो गए, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें लाइक एक ऑप्शन आपने मार्क ना किया हो या फिर एक ऑप्शन गलत हो, उसमें डाउट हो लेकिन आपने मार्क ना किया हो, तो वो आंसर ना हो। तो वो सब आपको क्लैरिफाई करना है कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो, तो वो भी एक बार देखना है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट डाउटफुल आ जाते हैं, तो सारे स्टेटमेंट्स को क्लियर करना है। कई बार मैच द कॉलम ऐसा होता है जिसमें आपने सारे ऑप्शंस को कैलकुलेट ना करके भी अपने आंसर आ गया हो, कि 2 ऑप्शंस कर लिए उसके आंसर से सिर्फ एक ऑप्शन आता हो, वो मार्क कर दिया, तो बाकी के ऑप्शंस भी आपको एक बार पूरा सॉल्व करके चेक करना है। और अब जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक है। जनरली आपको क्या करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन हो मेरा गलत हुआ तो मैं जो मेथड से मैंने एग्जाम में किया था वही मेथड में लगा के देखूंगा कि क्या मैंने सिली मिस्टेक्स की कंसेप्चुअल मिस्टेक्स। अगर आपका सही आंसर आया तो मोस्ट प्रोबेबली आपने सिली मिस्टेक नहीं की, सिली मिस्टेक ही की है। अगर आपका सही आंसर आ रहा है एक अब फिर से सॉल्व करने के बाद सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो, और अगर आपका फिर से वही आंसर आ रहा है जो आपने एग्जाम में गलत मार्क किया था, तो मतलब आपके कंसेप्ट में गड़बड़ है, आपने कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक की है। तो अब अगर आपको फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।
अलग अलग तरीके से सोचने की कि क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, कहाँ गलती की, आपको खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा टाइम देने के बाद अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। कई बार सही क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि आपने सॉल्यूशन किया हो, वो उससे भी बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हो, तो आपको एक बार सॉल्यूशन भी गो थ्रू कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। और अगर सिली मिस्टेक्स हो तो उसको आपको अलग से सिली मिस्टेक्स को कैसे डील करना है। तो सिली मिस्टेक्स में क्या करना है, आपको हर एक टेस्ट में आपको सिली मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करने की, मैंने इस तरीके की सिली मिस्टेक ये स्टेप में की है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिली मिस्टेक्स के बस कितने सिली मिस्टेक्स कौन से टाइप की थी उसको नोट डाउन कर लो, तो 4-5 या फिर 6 टेस्ट के बाद आपको पता लगेगा कि आप कौन से टाइप की मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहे हो। तो आपको उसको काउंटरैक्ट करने में आपको पता चलेगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं। और आपको बने तब तक जो जो चीज़ें आपने सीखी, जो जो नई मेथड सीखी, जो जो नए कंसेप्ट सीखे, उसको आपको डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। आपको सिली मिस्टेक्स को भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर रिव्यू के लिए काम रहेगा। और एक चीज़ कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, कोई आपका वीक टॉपिक वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मैं प्रिसीजन एक्यूरेसी वाला कोई क्वेश्चन था जिसमें मेरा कंसेप्ट गलत थे, तो फिर मैं ये कंसेप्ट को लिख दूंगा कि ये मेरा वीक टॉपिक है। और मुझे ये दिक्कत और भी याद है कि मेरे एरर में और कई कंसेप्ट वीक है, क्लियर नहीं है, तो मैं वो भी लिख दूंगा कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है स्टिकी नोट्स में, और उसको मैं दीवार के सामने चिपका दूंगा कि मुझे ये कंसेप्ट्स को कभी ना कभी फ्यूचर में क्लियर करना है। तो मैं उनको क्लियर करने के लिए कभी ना कभी एफर्ट्स डालूंगा, और क्लियर हो जाए बाद में उसमें टिक लगा दूंगा, मतलब कोई भी काइंड ऑफ थिंग। तो बस ये था कि ऐसे पेपर को एनालाइज करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में से निकाल सको, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में से सीख सको। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप ये वर्थ इट टाइम है, इसमें से कई ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं जो नॉर्मल आप प्रैक्टिस वगैरह उससे नहीं सीख सकते। सो दैट्स इट। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अपना टाइम जो है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, जुडिशियसली यूज़ करना है। तो इसमें आप सोशल मीडिया या फिर डिस्ट्रैक्शंस में आप अपना टाइम लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह में रील स्क्रॉल करना हो तो मतलब फालतू की चीज़ें, उससे कुछ मिलने नहीं वाला, यूट्यूब शॉर्ट्स वो सब बेकार की चीज़ है, तो वो सब देखना बंद ही कर दे। और कोई आप बिंज वॉच करते हो सीरीज़ वगैरह, तो वो भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप वो 6 महीने तक अगर आप उसको अवॉइड कर लेते हो, 6 महीने 1 साल तक, जेईई एडवांस का अप्रॉक्स 1 साल है, तो उसके बाद फिर आप 2 महीने गैप है तो उसमें भी आप ये सब कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। ये छोड़ेंगे तो आपका टाइम आप काफ़ी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रेक्स वगैरह होते हैं जिसमें आप जनरली रील वगैरह देखते हो, उसके बाद आप ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका एनर्जी लेवल अप जाए। रील्स वगैरह देखने से आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा और आपको सेटिस्फेक्शन वगैरह मिलेगा नहीं, आपको घंटे भर तक आप देखते रहोगे। उससे बेटर है कि आप अगर 15-20 मिनट का वॉक कर ले, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर ले, या फिर म्यूजिक सुनते सुनते वगैरह एक्टिविटी वगैरह करेंगे, तो आपकी एनर्जी लेवल इंप्रूव होगी। तो आपको वो सब करना बेटर रहेगा, उससे आप फिर से पढ़ाई करने भी बैठ सकते हैं और हाई एनर्जी के साथ। ऑलराइट गाइस, बस ये वीडियो के लिए इतना ही। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, कि वो भी अपने प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक ला पाए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। और अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय गाइस।